नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम धीरे धीरे फलित की ओर अग्रसर हैं, लेकिन फलित शुरू करने से पहले उसके लिए जो आवश्यक जो औजार होते हैं या टूल्स होते हैं वो भी करने ज़रूरी हैं। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो है नैसर्गिक मैत्री चक्र ग्रहों का, तात्कालिक मैत्री चक्र ग्रहों का, ग्रहों की अवस्थाएं, और ये दो प्रकार की हैं। तो ये हम आपके लिए आज लेके आए हैं, क्योंकि फलित करने से पहले हमें आपस में ग्रहों का पता तो होना चाहिए कि भी आपस में कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा किसी के साथ न्यूट्रल स्टेट में है, समावस्था में है, और कौन सा किसका शत्रु है, ताकि फलित करते समय हमें पता लगे कि भाई ये किसकी राशि में बैठा है तो ये कैसा फल देगा। अब कोई ग्रह है वो मित्र की राशि में बैठा है तो अलग फल देगा, और अगर वो शत्रु की राशि में बैठा है तो अलग फल देगा, या वो बिल्कुल कमजोर हालत में बैठा है तो अलग फल होगा, वो बिल्कुल जो है युवावस्था में यानी कि बीच की डिग्रीज में बैठा है तो अलग फल होगा, और अंतिम की जो है ना अंश में है तो अलग फल होगा। तो वो चीजें आपको पहले बतानी आवश्यक है ताकि हम बाद में फलित करें तो आपको वो चीजें समझ में आती जाए। तो ये है हमारा ग्रह नैसर्गिक मैत्री चक्र, यानी जो एक प्रकार से प्राकृतिक जो इनकी दोस्ती और दुश्मनी है वो चक्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। वैसे तो मोटे तौर पर मैं इतना ही बताता हूँ, लेकिन थोड़ा इस मंत्र आपको दिखाई देगा कि भी जैसे अपने यहाँ दो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, तो समझ लो ऊपर भी ऐसी कुछ पार्टियां हैं। तो एक पार्टी में सूर्य चंद्र मंगल गुरु हैं जो कि देवता ग्रह कहलाते हैं, दूसरी पार्टी में शुक्र शनि राहु केतु ये राक्षस ग्रह कहलाते हैं, और बुध नारद जी हैं। तो वो जो है इधर आ जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं, तो वो दोनों के साथ मिलकर चलने वाले हैं। तो मोटे तौर पर दोस्ती और दुश्मनी का आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, और बाकी बिल्कुल जो है सटीक अगर समझना है तो ये यहाँ पर है। तो पहला ग्रह है हमारा सूर्य। तो सूर्य के तीन मित्र हैं, चंद्र मंगल और गुरु। बुध सम है, यानी न मित्र है न शत्रु है, और शत्रु है शुक्र और शनि। फिर है चंद्र, चंद्रमा के सूर्य और बुध दोस्त हैं। देखो यहां पर आगे जो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि भाई ये इसके ये तो इनको दोस्त मानता था, ये इसको दोस्त नहीं मानते। तो इसके चंद्रमा के सूर्य और बुध, और सम है मंगल गुरु शुक्र शनि, चार सम है, और शत्रु कोई भी नहीं। अब इसके लिए ये समझना भी जरूरी है कि ये किसकी तरफ से ये सोच रहे हैं या ये सोच रहा है। तो ये जो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी आपको पता है माँ का कारक होता है, तो माँ की किसी से शत्रुता नहीं होती भाई। तो वो जो है ये मित्र हैं और ये सम है, शत्रु कोई नहीं है। मंगल, तो मंगल है सूर्य चंद्र गुरु इसके मित्र हैं, शुक्र और शनि सम है, और बुध इसका जो है शत्रु है। बुध सूर्य और शुक्र ये मित्र हैं, मंगल गुरु और शनि ये सम है, समान है, और चंद्र शत्रु है इसका। जबकि देखो यहां पर चंद्रमा इसको तो मित्र मान रहा था बुध को, लेकिन जो है बुध इसको शत्रु मान रहा है। तो ये थोड़ी अजीब चीजें भी आपको यहां पर मिलेंगी। गुरु सूर्य चंद्र मंगल ये मित्र हैं, शनि सम है, और बुध शुक्र जो है वो शत्रु है। शुक्र बुध और शनि मित्र हैं, मंगल गुरु सम है, और सूर्य चंद्र शत्रु है। और शनि बुध शुक्र मित्र हैं, गुरु सम है, सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु है। राहु केतु के बारे में, क्योंकि ये चीजें जो है मैं पाराशर हो रहा शास्त्र जो है उन्होंने यहाँ राहु और केतु के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन यूँ मान के चलो कि वो शनि की तरह से जो है ना काम करते हैं। तो जो सूर्य चंद्र और मंगल इनके शत्रु हैं, यानी शनि के जो शत्रु हैं वो उनके भी शत्रु हैं, शनि के जो मित्र हैं वो उनके भी मित्र हैं। तो मोटे तौर पर हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये है प्राकृतिक रूप से ग्रह किस अन्य ग्रह को क्या समझता है। फिर एक तात्कालिक मैत्री चक्र, जैसे भाई मान लिया कोई पड़ोस में दुश्मन भी आ बैठे, पड़ोसी बन गया, तो यूँ समझो भाई आदमी जो है ना धीरे धीरे थोड़ा बहुत मेल मिलाप तो कर ही लेता है। तो ये वो मामला है कि कुंडली में एक ग्रह बैठा है और उसके पड़ोस में दूसरा बैठ गया, तो वो है थोड़ा असर आ जाता है और वो ये जो चीज है इसको छोड़ देता है।
यानी उनकी जो मित्रता और शत्रुता है कुंडली में बैठी हुई स्थिति में, वो क्या है, वो तात्कालिक मैत्री, क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए। लेकिन जो हमारी कुंडली किसी की हम लेंगे तो उसमें इन स्थानों में अगर ग्रह हैं तो वो मित्र होंगे और इन स्थानों में तो शत्रु होंगे। जैसे यहाँ पर कि किसी भी ग्रह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, इन स्थानों में जो भी ग्रह हैं वो मित्र होंगे। जैसे यहां समझ सकते हो आप कि जैसे यहां कोई ग्रह बैठा है तो ये और ये यानी इधर इधर वाले ये सभी जो है वो मित्र होंगे, और जो नीचे बच गए वो शत्रु होंगे। जैसे ये है 1, 5, 6, हाँ खुद वाला भी भाई उसके साथ कोई बैठा है तो वो तात्कालिक नियम के हिसाब से वो शत्रु होगा। जैसे मान लिया सूर्य के साथ मंगल ही बैठा है तो हालांकि आम स्थिति तो हम ये कहते हैं भी मित्र है ये तो दोनों के दोनों, लेकिन तात्कालिक अगर हम देखेंगे तो उसको हमने शत्रु मानना पड़ेगा और उसके बाद इस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। तो पहला, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यानी ये खुद और फिर ये, तो ये हमारा तात्कालिक मैत्री चक्कर है। अब निर्णय कैसे करें कि भाई इनकी वास्तव में क्या स्थिति है कुंडली में, तो इन दोनों का मेल करना पड़ेगा हमें कि इसमें और इसमें, जैसे ये मित्र है तो मित्र से मित्र मिला दिया हमने तो क्या बनेगा, मित्र से मित्र अधिमित्र यानी पक्का मित्र। फिर सम से मित्र मिला दिया हमने, ये तीनों स्थिति लेंगे, सम से मित्र मिलाया तो मित्र ही रहेगा। फिर शत्रु से और मित्र मिलाया तो सम हो गया, ना मित्र ना शत्रु। इसी तरह अब इसमें आते हैं तो मित्र और शत्रु, मित्र जमा शत्रु तो ये आ गया सम यानी बराबर। उसके बाद शत्रु जमा सम जमा शत्रु तो ये आ गया शत्रु, और फिर शत्रु जमा शत्रु तो ये अधिशत्रु यानी अति शत्रु, ज्यादा दुश्मनी। तो ये हमने जब भी हम ये कुंडली देखने से पहले देखें ग्रहों की आपस में क्या स्थिति है, उनका आपस में क्या संबंध है, तो ये बना लेना बिल्कुल जरूरी है। क्यों, हमें ऐसा लगेगा भैया तो इसका मित्र है, लेकिन वास्तव में हो सकता है कुंडली के अनुसार वो मित्र ना हो, वो सम हो चुका हो। तो ये करने के बाद अब दूसरी जो चीज बहुत जरूरी है फलित करने के लिए वो है ग्रहों की अवस्थाएं। कि जैसे मैंने एक बार पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि भाई एक ये मान लिया भाव है एक, और एक ग्रह यहां से प्रवेश किया है, एक स्थिति में यहां पर है, एक में यहां पर है, एक में यहां पर है, एक में यहां पर है, तो क्या बराबर असर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो ये चीज है कि जब 0 से 6 डिग्री तक कोई ग्रह होता है तो वो ये पहले एक चीज और बतानी आवश्यक है कि सम राशियों में अलग नियम है, विषम राशियों में अलग नियम है। इसलिए मैंने यहां लिखा है विषम राशि या सम राशि। विषम राशि मतलब यहां से क्यों इसलिए एक लिया है क्योंकि पहली राशि हमारी यही होती है, तो विषम होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम होती है। तो विषम राशि में 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह होगा वो बाल अवस्था में होगा, 6 से 12 होगा वो कुमार अवस्था में होगा, उम्र बढ़ रही है भाई, यानी कि और परिपक्वता आ रही है। जैसे कोई यहां से ग्रह यहां आया है तो आया है, हालचाल देखेगा, अभी बच्चा है वो, इस घर के लिए वो बच्चा है। उसके बाद थोड़ा हम और बढ़ेगा, थोड़ा यहाँ पर जो है कुमार अवस्था में आएगा, और फिर 12 से 18 युवावस्था, ये उसका क्रीम पीरियड जिसको हम कहते हैं, पूरा फल देने का समय यहाँ होगा, वो बीच में होगा इसको। उसके बाद 18 से 24 वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे में चला गया भैया, जाने की तैयारी है इसकी। और फिर 24 से 30 ये मृत अवस्था, यानी ये खत्म, यानी ये असर इसका कम हो जाता है बिल्कुल, जैसे मर चुका है। तो ये 2 अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो प्रभाव होता है ग्रह का वो बिल्कुल कम होता है। अब इसमें समराशियों में उल्टा है। समराशियों में 0 से 6 मृत, यानी ये यहां था, ये यहां आ गया, और 6 से 12 यहां वृद्ध था, यहां हाँ यहां वृद्ध था, ये यहां वृद्ध आ गया। फिर ये युवा दोनों का बराबर है। युवा जो है यानी 12 से 18 जो होगा, चाहे वो समराशि हो चाहे वो विषम राशि हो, वो युवा अवस्था है उसकी, वो पूरा फल देगा।
उसके बाद 18 से 24 कुमार अवस्था ये यहाँ था, और 24 से 30 बाल अवस्था ये यहाँ, तो यानी ये इस तरह से हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि भी किसी ग्रह का जो प्रभाव है वो कितना है, वो कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, वो इससे हम पता लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है, और कई तरीके हैं भाई, लेकिन मैंने जो अपना अनुभव किया है कि ये तरीके जो है ये काफ़ी सही हैं और ये काम करते हैं। ये वैसे तो पता नहीं किसने कितने कितने तरीके बना रखे हैं, मैं इनको मानता हूँ। अब मान लिया कोई ग्रह उच्च राशि में है, तो एक प्रकार से स्टार दे रखे हैं मैंने, तो ये 4 स्टार हो गए वो इसके। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में है, मैंने बताई थी जब राशियां बताई और ग्रह बताए कि मूल त्रिकोण राशियां कौन कौन सी है किस किस ग्रह की, तो अगर वो उसमें है तो ये 3 स्टार हो गए भाई। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत 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 अच्छा, ये है बहुत बहुत अच्छा। और फिर सब राशिगत यानी अपनी ही राशि में वो ग्रह हो तो बहुत अच्छा, और मित्र राशि में हो तो अच्छा, और सम राशि में हो यानी जैसे ये मैंने बताया था उसकी राशि में हो समग्रह की में, तो वो न्यूट्रल है, ना अच्छा ना खराब, यानी उस पर उस राशि का कोई असर नहीं हो रहा, उसकी अपनी जो और ताकत है वो उसके हिसाब से करेगा। शत्रु राशिगत यानी शत्रु की राशि में हो तो खराब, और नीच राशिगत हो, नीच राशि में हो तो खराब खराब यानी बहुत खराब। तो ये स्थिति जो है वो हमारी ग्रहों की देखनी, हमने इस हिसाब से देखनी है कि ग्रह जो है वो कितना असर करेगा, वो ये चीजें बताएंगे। उसके बाद ये कुछ चीजें और हैं जो जिनको हम करना चाहते हैं ताकि आगे फलित हम शुरू कर सके, कि भाई कुंडली जब भी देखो तो लगन कोई भी हो, लेकिन इस चीज को कभी नहीं बोलना, इस कुंडली को कभी नहीं बोलना, ये वहां है उस कुंडली के पीछे ये कुंडली है, ये कभी खत्म नहीं होती, इसको काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। मान लिया यहां लगन जो है धनु आ गया तो भी ये एक रहेगा यहां, इसका असर खत्म नहीं होगा। इन राशियों का, ये स्थायी राशियां हैं, इनका असर तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो वो है जो लगन आया फिर उन राशियों का असर आएगा, तो इस कुंडली को कभी भूलना नहीं है। उसके बाद भाव वर्गीकरण तो ये बताया नहीं था, हालांकि जिक्र बीच बीच में हुआ होगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि भाव जो है वो कौन से भाव क्या क्या कहलाते हैं, उनके नाम क्या हैं। आप कहीं पढ़ो कहीं सुनो तो उनका कम से कम पता तो हो कि ये शब्द बोला है तो इसका मतलब क्या है। तो ये है 1 4 7 10, यानी ये जो बड़े खाने हैं इनको केंद्र भाव बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, कंटक भी बोलते हैं इनको। फिर है 2 5 8 11, यानी ये और ये पणफर कहलाते हैं। फिर है 3 6 9 12, इनको अपोक्लिम कहते हैं। इनको एक एक नाम हम और भी दे सकते हैं चाहे तो। ये चर हैं, ये अचर हैं और ये द्वि हैं, जैसे हमने राशियां बताई थी तो इनको ये भी कह सकते हो। उसके बाद 3 6 10 11, 3 6 10 और 11, इनको उपचय भाव बोलते हैं। ये वृद्धि कारक भाव होते हैं कि इनमें जो कोई ग्रह बैठ गया है वो धीरे धीरे यानी जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है वो अच्छा फल देता जाता है। फिर यह 1 5 9, हालांकि किताबों में, प्राचीन किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि भी 1 को इसमें शामिल ना करो, सिर्फ 5 9 को त्रिकोण बोलो। लेकिन भाई 5 9 को बोलने तो गणित का क्या होगा, गणित तो कहता है 3 बिंदु चाहिए तभी त्रिकोण बनेगा, तो इसलिए मैंने 1 5 9 ही लिखा है, 1 5 9, तभी तो त्रिकोण बनेगा, नहीं तो ये तो रेखा बन गई, त्रिकोण कहाँ बना। तो मैं इसको शामिल मान रहा हूं क्योंकि वैसे भी जो लग्नेश होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ये इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। वैसे इनको चारों को विष्णु भाव भी बोलते हैं और इनको 2 को, वैसे तो 3 को बोलना चाहिए, तो वो लक्ष्मी भाव है। इसीलिए इन दोनों का जब कहीं भी युति हो जाती है इनके स्वामियों की तो वो राजयोग देते हैं। 3 6 11 त्रिषडाय, तो इनको खराब भाव माना गया है और इनमें यूं मानते हैं कि भाई खराब ग्रह बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं। और इसी तरह ये भी खराब भाव है 6 8 12, त्रिक भाव इनको बोलते हैं। तो इनमें कोई भी शुभ ग्रह चला जाता है तो वो तकलीफ देता है, वो ग्रह भी खराब हो जाता है और उसके फल भी खराब हो जाते हैं। इनमें भी अगर खराब ग्रह बैठा हो तो फिर भी ठीक होता है।
तो ये जो है इनका भाव का वर्गीकरण है। तो आज के लिए क्योंकि हमने भाई फलित की तैयारी करनी है तो उससे पहले इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। अच्छा एक चीज़ और भाई, छोटी सी और चीज़ है कि बार बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे लग्नेश, द्वितीयेश, धनेश, लाभेश, ये क्या होते हैं? तो एश यानी ईश, संस्कृत में जैसे ईश है कि भाई जैसे लग्न जमा ईश तो उसको लग्नेश बोलते हैं, यानी लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाएगा, धन भाव का स्वामी धनेश, या द्वितीय बोलो तो द्वितीयेश, ये जो है सहज है तो सहजेश या तृतीयेश, ये सुख का भाव है तो सुखेश या चतुर्थेश। तो इस प्रकार से इन नामों को जो हम पुकारेंगे तो ये एश शब्द जो लग जाता है तो उसको ये है कि ये समझ में आना चाहिए क्यों लगता है भाई ये। तो एश मतलब इनका स्वामी, क्योंकि ईश्वर जो है वो स्वामी है। तो बस आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।